हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस आरजीपीबी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गेटवे क्लासेस परिवार में। माय नेम इज़ महेंद्र सिंह तोमर और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आरजीपीबी भोपाल बीटेक फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ा रहा हूं और सब्जेक्ट का नाम है बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग। और यहाँ पर आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 4। तो एक बार हम सिलेबस देख लेते हैं कि बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का आरजीपीबी के अंदर क्या सिलेबस है। तो आप देख पा रहे हैं यूनिट नंबर 4 जो है वो दो पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट वन इज थर्मोडायनामिक्स एंड द सेकंड वन इज स्टीम इंजीनियरिंग। ओके, तो आज हम थर्मोडायनामिक्स से स्टार्ट करेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे एक बार थोड़ा सा इसका क्विक रिव्यू ले लेते हैं कि थर्मोडायनामिक सिस्टम क्या होता है। प्रॉपर्टीज, स्टेट, प्रोसेस, ज़ीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ये हमको पढ़ना है। देन थर्मोडायनामिक प्रोसेस एट कांस्टेंट प्रेशर, वॉल्यूम एंड एंथैल्पी एंड एंट्रोपी, ये टॉपिक्स हैं जो हमको पढ़ने हैं किसके अंदर, थर्मोडायनामिक्स के अंदर। तो 3 या 4 लेक्चर मेरे यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। और उसके बाद जो सेकंड पार्ट है इसका स्टीम इंजीनियरिंग, इसके अंदर हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन एंड वर्किंग ऑफ बॉयलर। बॉयलर के बारे में पढ़ना है इसमें, माउंटिंग्स एंड एसेसरीज ऑफ बॉयलर, एफिशिएंसी एंड परफॉर्मेंस एनालिसिस, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल ड्रॉट, स्टीम प्रॉपर्टीज एंड यूज ऑफ स्टीम टेबल। स्टीम टेबल का यूज करना भी यहाँ पर मैं आपको सिखाऊंगा, क्योंकि जो एक स्टीम टेबल है वो आप लोगों ने अगर अभी नहीं देखी होगी तो मैं आपको दिखा भी दूंगा कौन से स्टीम टेबल खरीदनी है आपको, वो भी आपको बताऊंगा। और जो स्टीम टेबल होगी वो आप अपने यूनिवर्सिटी एग्जाम हो आपके या फिर कोई भी आपका इंटरनल एग्जाम हो, इस सब्जेक्ट के अंदर आप स्टीम टेबल ले जा सकते हैं, आपको वो अलाउ होगी। उसमें से डेटा रीड करके आप अपने न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो, ठीक है। तो ये भी आपको मैं बता देता हूं एक बार फिर से जिनको नहीं पता है कि इस चैनल पर आपको जितना भी कंटेंट मिलेगा, चाहे वीडियो लेक्चर्स हो, पीडीएफ नोट्स हो या पीवाईक्यूज हो, अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑफ आरजीपीबी के सिलेबस को हमने यहां पर फॉलो किया हुआ है। और पूरा कंटेंट आपका एग्जाम ओरिएंटेड होगा, रिजल्ट ओरिएंटेड होगा। तो बहुत ही हम कंसाइज वे में आपको पढ़ाते हैं और जितना पढ़ाते हैं सभी क्वेश्चंस आपको यहीं से देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग की यूनिट नंबर 4, जिसका नाम बताया मैंने आपको थर्मोडायनामिक्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 1 होगा और आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि थर्मोडायनामिक को हम कैसे डिफाइन करेंगे, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ थर्मोडायनामिक्स। देन उसके बाद बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ थर्मोडायनामिक, ओके। और थर्मोडायनामिक सिस्टम की प्रॉपर्टीज कौन सी होती हैं, स्टेट के बाद बात करेंगे, पाथ क्या होता है, साइकिल क्या होती है, प्रोसेस क्या होता है, हीट एंड वर्क आर पाथ फंक्शन, ये भी हम लोग पढ़ने वाले हैं कि पाथ फंक्शन क्या होते हैं, पॉइंट फंक्शंस क्या होते हैं। जो हीट एंड वर्क, ये दो क्वांटिटी ऐसी हैं जो पाथ फंक्शन होती हैं। और यहां से आरजीपीबी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि प्रूफ करो हीट एंड वर्क जो है वो पाथ फंक्शंस होती हैं। आरजीपीबी में जितने भी क्वेश्चंस आए होंगे इन टॉपिक्स के ऊपर, वो सभी क्वेश्चंस, वो सभी टॉपिक्स आपको यहां बताए जाएंगे। एक बार आप यहां पर एक बार देखिएगा, एक नजर डालिएगा यहां पर कंटेंट पे। तो देखो इस तरह का हमारा कंटेंट रहने वाला है, ओके। आरजीपीबी दिसंबर 2017 जून 2022 में ये सिस्टम की डेफिनेशन पूछी गई थी कि सिस्टम क्या होता है। तो पूरा कंटेंट आपको एग्जाम ओरिएंटेड मिलने वाला है। उसके बाद आप देख सकते हैं आरजीपीबी दिसंबर 2017 में टाइप्स ऑफ सिस्टम पूछे गए थे। तो ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, डायग्राम के साथ मैं आपको समझाने वाला हूं, ओके। नाउ एडियाबैटिक सिस्टम क्या होता है, ओके। स्टेट क्या होता है ये पूछा हुआ एग्जाम में, प्रोसेस, प्रोसेस पाथ, साइकिल क्या होती है। आरजीपीबी नवंबर 2017 और जून 2023 में ये थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, कितने टाइप के थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज होती हैं, इंटेंसिव, एक्सटेंसिव, ये हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे, ओके। नाउ उसके बाद पॉइंट फंक्शन, पाथ फंक्शन की बात करेंगे और हम प्रूफ करेंगे कि जो वर्क एंड हीट है ये पाथ फंक्शंस होते हैं। और ये आरजीपीबी जून 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस तरह का ये कंटेंट हमारा रहने वाला है। और यहाँ पर आप देख पाएंगे कि पूरे का पूरा जो कंटेंट है, पूरे की पूरी जिसकी पीडीएफ नोट्स हैं, वो आपको आज गेटवे क्लासेस का जो एप्लीकेशन है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट। ये नोट्स आपको एप्लीकेशन के अंदर मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। मैंने आपको बता दिया किस तरह चीजें होने वाली हैं, ओके। सो समझते हैं, क्योंकि यूनिट का नाम क्या बेटा, थर्मोडायनामिक्स। तो पहले तो यही समझना पड़ेगा कि थर्मोडायनामिक्स क्या है, व्हाट इज थर्मोडायनामिक्स। देखो एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। मान लो कि ये एक कोई सिस्टम है, अब चिंता मत कीजिए, सिस्टम अगली स्लाइड में हम पढ़ लेंगे, सिस्टम को डिफाइन भी कर लेंगे, ठीक है। माना कि हमने किया है बेटा एक सिस्टम है, दिस इज अ सिस्टम, ओके, दिस इज ए सिस्टम। सिस्टम देखो बेटा कुछ भी हो सकता है ना। पानी का गिलास एक सिस्टम हो सकता है, वो तो आप डिपेंड करेगा कि आप स्टडी किस चीज कर रहे हो। इस रूम के अंदर जो एयर है ये भी सिस्टम हो सकता है। एक कप ऑफ टी, कप ऑफ कॉफी, वो भी क्या हो सकता है, सिस्टम हो सकता है।
तो देखो थर्मोडायनेमिक्स का मतलब है इट इज द साइंस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर एंड इट्स इफेक्ट ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। इतनी जल्दी समझ में नहीं आएगी आपको, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा। इट इज द साइंस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। थर्मोडायनेमिक्स क्या है? ये साइंस की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं एनर्जी ट्रांसफर की, एनर्जी ट्रांसफर की स्टडी करते हैं एंड इट्स इफेक्ट ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। बात को समझो जरा कि ये जो एनर्जी की स्टडी करेंगे, एनर्जी ट्रांसफर की, ये एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। एनर्जी ट्रांसफर कहां से कहां हो रही है? सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हो रही है। जैसे कि ये सिस्टम है, इस सिस्टम के बाहर जो कुछ भी है, इस सिस्टम के बाहर जो कुछ भी है बेटा वो क्या है? सराउंडिंग है। जैसे ये रूम है, रूम के अंदर जो एयर है ये हमारा सिस्टम है और इसके बाहर जो कुछ भी है दैट इज सराउंडिंग। एक एग्जांपल लेता हूं मैं यहां पे। मान लो कि ये एक कप ऑफ टी है, आपने अभी गरम गरम चाय बनाई एकदम अदरक डाल के, बेहतरीन है ना। ये गरम गरम चाय आपने बनाई और इसका टेम्परेचर, अभी अभी चाय गरम बनाई है आपने तो टेम्परेचर काफी ज्यादा है, मान लेते हैं 80 डिग्री सेल्सियस है इसका टेम्परेचर। और इस चाय को आपने रूम में रख दिया है। इस चाय को आपने कहां पे रख दिया बेटा? इस चाय को रख दिया है आपने रूम में, ठीक है ना। पढ़ाई कर रहे हो आप, चाय बने, आपने बनाई या है ना किसी और ने बनाई आपके लिए चाय, और वो आपने कहां पे रख दी है? रूम में रख दी है। ये रूम है और आप सभी जानते हैं, मान लो विंटर सीजन है तो टेम्परेचर रूम का कितना रहेगा? तब 20 डिग्री 25 डिग्री इस तरह से। तो फॉर एग्जांपल ऐसा मान लेते हैं कि इसका टेम्परेचर जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस है। अब क्या होता है बेटा कि धीरे धीरे चाय जो है वो ठंडी होने लग जाती है। चाय क्या है? ठंडी होने लग जाती है। चाय का टेम्परेचर कम होने लगता है। ठंडी हो रही है मतलब टेम्परेचर कम हो रहा है। क्यों हो रहा है कम? क्योंकि अंदर जो चाय का टेम्परेचर वो ज्यादा है और बाहर का टेम्परेचर, जो रूम का टेम्परेचर है वो कम है। तो हीट हमेशा ट्रांसफर होती है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ बिना किसी इनपुट दिए, बिना एनर्जी दिए। हालांकि लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ भी हीट का ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन वहां पर हमको वर्क देना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है। लेकिन नेचुरली स्पॉन्टेनियसली अपने आप से क्या होगी? चाय ठंडी हो जाएगी। भाई चाय बना के आपने रूम में रख दी, चाय तो अपने आप क्या हो गई? ठंडी होगी। कुछ करना थोड़ी ना पड़ा हमको। तो यहां पर क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस है बेटा, अंदर का टेम्परेचर ज्यादा है और बाहर का टेम्परेचर कम है। अंदर का टेम्परेचर क्या है? ज्यादा है और बाहर का टेम्परेचर कम है। तो जिसके कारण हीट का ट्रांसफर होगा। कहां से कहां होगा? हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ। यानी कप में से हीट ट्रांसफर हो जाएगी कहां पे? रूम में चली जाएगी। तो जिसकी वजह से चाय क्या हो जाएगी? ठंडी हो जाएगी। तो बेटा ये जो टेम्परेचर है, चाय का जो टेम्परेचर है वो इसकी एक प्रॉपर्टी है, वो इसकी एक प्रॉपर्टी है। तो क्या प्रॉपर्टी चेंज हो रही है यहां पे? क्या प्रॉपर्टी पे इफेक्ट आ रहा है? यस, टेम्परेचर इसका कम हो रहा है। तो क्यों हो रहा है कम? क्योंकि आपने हीट का ट्रांसफर कराया। हीट का ट्रांसफर क्यों हुआ? क्योंकि टेम्परेचर का डिफरेंस था। अब ये जो हीट है बेटा, यही है एनर्जी ट्रांसफर। ध्यान देना, ये जो हीट है यही है एनर्जी ट्रांसफर। ये जो हीट है यही है एनर्जी ट्रांसफर। ध्यान देना, ये जो हीट है ना, ये एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। अब ये सिस्टम है और ये बाहर इसके सराउंडिंग है। रूम क्या है इसके लिए? दिस इज द सराउंडिंग। तो आपने देखा कि सिस्टम, ये सिस्टम हो गया, दिस इज ए सिस्टम। तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एनर्जी का ट्रांसफर हुआ है। एनर्जी का ट्रांसफर किस फॉर्म में हुआ है? हीट की फॉर्म में हुआ है। एनर्जी का ट्रांसफर हुआ है हीट की फॉर्म में, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। बात समझ में आ गई? तो देखो हमने क्या लिखा है कि इट इज द साइंस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। यार सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एनर्जी का ट्रांसफर होगा और एनर्जी ट्रांसफर का क्या इफेक्ट आएगा सिस्टम की प्रॉपर्टीज पर? सिस्टम की प्रॉपर्टीज पर क्या इफेक्ट आएगा? यार जब एनर्जी का ट्रांसफर हुआ, हीट का ट्रांसफर हुआ, तो सिस्टम की प्रॉपर्टीज भी चेंज हो रही हैं। जैसे इसका टेम्परेचर कम हो गया, अब इसकी कुछ और भी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, वो भी चेंज हो सकती है। जैसे टेम्परेचर है, प्रेशर है, डेंसिटी है, कई प्रॉपर्टी होती है, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो यहां से आपको अब डेफिनेशन समझ में आ जानी चाहिए कि थर्मोडायनामिक्स क्या है। ये साइंस की वो ब्रांच है या वो साइंस है जिसमें हम एनर्जी ट्रांसफर की बात करते हैं। अब ये जो एनर्जी का ट्रांसफर होता है ये सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में होता है। एनर्जी ट्रांसफर, ट्रांसफर मतलब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। और जब एनर्जी ट्रांसफर होगी तो क्या इफेक्ट आएगा सिस्टम की प्रॉपर्टीज पर, वो हम यहां पर पढ़ते हैं किसके अंदर? थर्मोडायनामिक्स के अंदर। इसको और भी अलग तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, जैसे इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ 3E। ये 3E कौन कौन सी है? ये 3E कौन कौन सी है? एनर्जी, इक्विलिब्रियम, एंट्रोपी। तो ये साइंस की वो ब्रांच है कि थर्मोडायनामिक्स
साइंस की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम एनर्जी, इक्विलिब्रियम और एंट्रोपी की स्टडी करते हैं। एक और चीज है, तीसरी डेफिनेशन समझिएगा कि इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द कन्वर्जन ऑफ लो ग्रेड एनर्जी इनटू हाई ग्रेड एनर्जी। एक्चुअली यहां पर जो एनर्जी का ट्रांसफर होता है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, वो या तो हीट की फॉर्म में होगा या वर्क की फॉर्म में होगा। या तो हीट की फॉर्म में होगा, यहां पर देखो लिखा हुआ है हीट, है ना। तो लो ग्रेड एनर्जी जो होती है वो होती है हीट, है ना। और हीट को बेटा हम लिखेंगे यहां पर क्यू से। हीट को हम लिखेंगे किससे? क्यू से। तो यहां पर देखो हीट है ना, ये हीट को हम किससे लिखेंगे? क्यू से। तो हीट क्यू से लिखेंगे और वर्क लिखेंगे हम, यहां पर देखो वर्क है, वर्क को हम लिखेंगे डब्ल्यू से। तो अल्टीमेटली हम क्या बोल रहे हैं कि थर्मोडायनामिक्स साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम एनर्जी ट्रांसफर की बात कर रहे होते हैं। और यहां पर आप देखो मैंने क्या बोला, एनर्जी का जो ट्रांसफर है या तो वो हीट की फॉर्म में होगा या वर्क की फॉर्म में होगा। तो वही चीज अलग शब्दों में यहां लिखी गई है, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द कन्वर्जन ऑफ लो ग्रेड एनर्जी इनटू हाई ग्रेड एनर्जी। एक होती है लो ग्रेड एनर्जी, एक होती है हाई ग्रेड एनर्जी। जो हीट होती है, हीट वो लो ग्रेड एनर्जी होती है, देखो लिखा हुआ है लो ग्रेड एनर्जी हीट होती है। अब हम जनरली क्या करते हैं, इन जनरल हम हीट को वर्क में कन्वर्ट करते हैं। ये है लो ग्रेड एनर्जी, ये हाई ग्रेड एनर्जी है। ये लो ग्रेड एनर्जी, ये हाई ग्रेड एनर्जी है। तो हम लो ग्रेड एनर्जी को यानी हीट को हाई ग्रेड एनर्जी यानी वर्क में कन्वर्ट करते हैं इन थर्मोडायनामिक्स। इन जनरल हम ये कह सकते हैं, वही चीज लिखी गई है, कन्वर्जन करते हैं, कन्वर्जन हीट का वर्क में। तो आपको एक बेसिक आइडिया लग गया होगा। नाउ अब आपको थर्मोडायनामिक्स के जो एप्लीकेशंस हैं, मेजर एप्लीकेशंस हैं, उनको भी देख लीजिए। पावर प्लांट के अंदर हम क्या करते हैं? पावर प्लांट के अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, पावर प्रोड्यूस करते हैं। अब ये स्टीम पावर प्लांट हो सकता है ना, या फिर ये गैस पावर प्लांट हो सकता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट हो सकता है। तो वहां पर हम फ्यूल को जलाते हैं। जब फ्यूल को जलाएंगे तो वहां मिलेगी थर्मल एनर्जी यानी कि हीट। क्या मिलेगी वहां से? हीट यानी कि थर्मल एनर्जी। और उसको हम वर्क में कन्वर्ट करते हैं यानी कि वर्क डब्ल्यू में कन्वर्ट करते हैं। तो वही चीज लिखी गई यहाँ पे कि हम क्या करते हैं, हीट को वर्क में कन्वर्ट करते हैं। तो हम क्या करते हैं, फ्यूल को बर्न कराते हैं और फ्यूल से जो एनर्जी मिलती है थर्मल एनर्जी यानी कि हीट, उसको हम वर्क में कन्वर्ट करते हैं। वही काम कहीं ना कहीं एयरक्राफ्ट, स्पेस क्राफ्ट में भी होता है। कार के अंदर भी क्या करते हो आप, कार के अंदर फ्यूल को जलाते हो, डीजल पेट्रोल को जलाते हो, तो वहां से जो थर्मल एनर्जी निकलती है उसको वर्क में कन्वर्ट करते हो, आपको मैकेनिकल एनर्जी मिलती है। देन ह्यूमन बॉडी के अंदर भी थर्मोडायनामिक्स का यूज है। रेफ्रिजरेटर, घर पे जो आपके रेफ्रिजरेटर रखा हुआ है, जहां पर आप फ्रूट्स रखते हो, वेजिटेबल्स रखते हो, उसमें वो भी थर्मोडायनामिक्स का क्या है, एप्लीकेशन है। वहां भी हीट ट्रांसफर हो रही होती है ना। विंड टर्बाइंस की बात कर लो, एयर कंडीशनर एसी में, है ना, बोट्स में, सोलर सिस्टम में। सो दीज आर सम मेजर एप्लीकेशंस ऑफ थर्मोडायनामिक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहां से जो क्वेश्चन है वो पूछा गया था आपसे आरजीपीबी में कि सिस्टम क्या होता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया आरजीपीबी, ठीक है। कब पूछा गया? आरजीपीबी जून 2022 में, कि सिस्टम क्या होता है ये आपको बताना है। तो देखो सिस्टम कुछ भी हो सकता है, सिस्टम कुछ भी हो सकता है। ये डिपेंड करेगा आप पे कि आप जो है किस चीज को कंसिडर कर रहे हो स्टडी करने के लिए। जैसे इस रूम के अंदर जो एयर है, मैं इस एयर की अगर स्टडी करूं कि इस एयर का टेम्परेचर कितना है, प्रेशर कितना है, वॉल्यूम कितना है, मैं स्टडी कर रहा हूं इस रूम के अंदर की जो एयर है, दैट इज माय सिस्टम। अगर मैं बोलूं कि ये मोबाइल है, इस मोबाइल के बारे में जानना चाहता हूं, इसकी स्टडी करना चाहता हूं मोबाइल की, तो मोबाइल मेरा सिस्टम हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो आप जैसे किसी क्लासरूम में, घर पे अपने कॉलेज में क्लासरूम में अगर आप बैठे हो तो क्लासरूम भी आपका सिस्टम हो सकता है। क्लासरूम में आपके कितने नंबर ऑफ टीचर्स हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, पूरा। अब ये हो, अब क्लासरूम के बाहर जो कुछ भी है वो सब क्या हो गया, वो सब सराउंडिंग हो गया। लेकिन पूरे का पूरा कॉलेज कैंपस भी आपका सिस्टम हो सकता है। अगर आप पूरे कैंपस के बारे में बात कर रहे हो, पूरे कॉलेज के बारे में बात कर रहे हो, तो वो आपका सिस्टम है। नंबर ऑफ क्लासरूम्स कितने हैं, नंबर ऑफ टीचर्स कितने हैं, नंबर ऑफ डीन, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने हैं, तो वो भी सिस्टम हो सकता है। अब उस कॉलेज कैंपस के बाहर जो कुछ भी है, जो पूरा शहर है, वो सब क्या होगा, सराउंडिंग। और आप कहेंगे सर, और अरे आपका पूरे का पूरा यूनिवर्स को अगर आप कंसिडर कर रहे हो तो पूरा पूरा यूनिवर्स भी क्या हो सकता है, आपका सिस्टम हो सकता है। तो सिस्टम कुछ भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि आप किस चीज पर फोकस कर रहे हो, आपकी स्टडी कहां पर फोकस है, आप किस चीज पर, कितनी चीज पर आप कंसंट्रेट कर रहे हो, दैट इज योर सिस्टम। जैसे ये पानी की बोतल है,
अगर मैं इस पानी की बोतल की बात करूं तो ये मेरा सिस्टम हो जाएगा, और इसके बाहर जो कुछ भी है वो सब क्या हो जाएगा बेटा, सब सराउंडिंग हो जाएगा। इस पानी की बोतल, जो वाटर बोतल है, इसके अंदर जो वाटर है दैट इज माय सिस्टम। इसके बाहर जो कुछ भी है दैट इज सराउंडिंग, ईच एंड एवरीथिंग। इसके बाहर जो कुछ भी है एक्सटर्नल टू द सिस्टम इज नोन एज सराउंडिंग। अब सिस्टम और सराउंडिंग को जो सेपरेट करेगा, भाई ये जो वॉल है इसकी, इस बॉटल की जो वॉल है, जो दीवार है, जो लेयर है पानी के और सराउंडिंग के बीच में, तो वो कहलाती है सिस्टम की बाउंड्री। क्या कहलाती है, सिस्टम की बाउंड्री कहलाती है। तो वही चीज यहां पर लिखी गई है। अच्छा, ये जो एक इसके अंदर जो मैंने बताया पानी है, ये तो एक मैटर है, तो मैटर भी क्या हो सकता है, एक सिस्टम हो सकता है। या अगर हम मैटर की छोड़ो, आप कोई पर्टिकुलर एक रीजन कंसिडर कर लो, कोई स्पेस के अंदर कोई एक रीजन आप सेलेक्ट करो, उस रीजन पे स्टडी फोकस करो, तो वो भी क्या हो जाएगा, आपका सिस्टम हो जाएगा। तो सिस्टम एक रीजन भी हो सकता है स्पेस के अंदर, और ये कोई डेफिनेट मैटर भी हो सकता है, डेफिनेट क्वांटिटी ऑफ मैटर भी हो सकता है। तो देखो वही चीज यहां लिखी गई है, व्हाट इज सिस्टम, इट इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर और अ रीजन इन ए स्पेस कंसिडर्ड फॉर स्टडी, जो स्टडी करने के लिए हमने कंसिडर किया है, जिस पर हमारी स्टडी फोकस है, दैट इज द सिस्टम। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन लिखी गई है, आप यहां पर लिख के दिखा सकते हैं, एक डेफिनेट कोई पर्टिकुलर रीजन कंसिडर करके, तो ये हो जाएगा आपका सिस्टम। सिस्टम के बाहर जो कुछ भी है वो दैट इज नोन एज सराउंडिंग। एवरीथिंग द मास और रीजन आउटसाइड द सिस्टम, इस सिस्टम के बाहर जो कुछ भी है, इस सिस्टम के बाहर जो कुछ भी है वो सराउंडिंग कहलाता है। ओके, अब सिस्टम और सराउंडिंग को जो सेपरेट करता है वो इसकी बाउंड्री कहलाती है। सिस्टम और सराउंडिंग को जो सेपरेट करता है वो सिस्टम की बाउंड्री कहलाती है। और एक टर्म आती है यूनिवर्स। सिस्टम और सराउंडिंग को अगर हम एक साथ मिला दें तो ये बन जाता है क्या, यूनिवर्स। देखो लिखा हुआ है कि सिस्टम एंड सराउंडिंग टुगेदर इज कॉल्ड यूनिवर्स। हर एक चीज लिख दी है। देखो क्वांटिटी ऑफ मैटर, किसी मैटर की डेफिनेट क्वांटिटी या रीजन किसी स्पेस में आपने कंसिडर किया स्टडी करने के लिए, वो सिस्टम है। सिस्टम के बाहर जो कुछ भी है वो सराउंडिंग है। सिस्टम और सराउंडिंग को जो सेपरेट करता है, सेपरेशन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, वो बाउंड्री है। व्हाट इज यूनिवर्स, सिस्टम एंड सराउंडिंग टुगेदर। अगर सिस्टम प्लस सराउंडिंग जो होता है, सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज नोन एज यूनिवर्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, आरजीपीवी दिसंबर 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। ओके, चलिएगा बेटा। तो देखो, देर आर 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम। अभी हम लोगों ने पढ़ लिया कि सिस्टम क्या होता है, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सिस्टम के बारे में। तो ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। यहां पर मैंने आपको एग्जाम्पल दिए समझने के लिए, ये डायग्राम नहीं बनाने, आपको समझने के लिए एग्जाम्पल दिए हैं। देखो सबसे पहले हम बात करेंगे ओपन सिस्टम की, है ना। तो ओपन सिस्टम की बात कर लेते हैं। ऐसे ही हम कोई आर्बिट्रेरी सिस्टम कंसिडर कर लेते हैं, दिस इज अ सिस्टम। और ये सिस्टम कौन सा है, ये ओपन सिस्टम है। देखिए ओपन सिस्टम उस सिस्टम को हम कहते हैं कि मास भी ट्रांसफर होता है और एनर्जी भी ट्रांसफर हो सकती है। देखो मास इन, यहां पर एम का मतलब मास, और यहां पर मास आउट। तो मास इन भी हो रहा है, मास आउट भी हो रहा है, मतलब मास का ट्रांसफर हो रहा है, मास ट्रांसफर हो रहा है। और क्या हो रहा है, एनर्जी इन, एनर्जी आउट। एनर्जी का ट्रांसफर भी हो सकता है, एनर्जी का ट्रांसफर भी हो सकता है। और आप सभी जानते हैं कि एनर्जी ट्रांसफर का मतलब होता है हीट ट्रांसफर या वर्क ट्रांसफर। एनर्जी ट्रांसफर का मतलब है हीट ट्रांसफर या वर्क ट्रांसफर। तो देखो ओपन सिस्टम वो सिस्टम है जहां पर एनर्जी का भी ट्रांसफर होता है और मास का भी ट्रांसफर होता है। हाँ जी, एनर्जी का ट्रांसफर भी होगा और मास का ट्रांसफर भी होगा। ऐसे सिस्टम को हम ओपन सिस्टम कहते हैं। जैसे आप यहां पर देखिएगा जरा, जैसे कप ऑफ टी है या कॉफी है, इसमें क्या हो रहा है कि इसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, बाहर का टेम्परेचर कम होगा, तो क्या यहां पर हीट ट्रांसफर होगी? अरे चाय तो ठंडी हो जाएगी, अगर गर्म चाय रखी हुई है चाय तो क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। तो इसका मतलब एनर्जी का ट्रांसफर होगा हीट के फॉर्म में। और यहां पर भाप निकल रही है, स्टीम निकल रही है, इसका मतलब मास का भी ट्रांसफर हो रहा है। तो एनर्जी का भी ट्रांसफर हो रहा है, मास का भी ट्रांसफर हो रहा है, तो इसको आप ओपन सिस्टम कहोगे। इसको आप क्या कहोगे? ओपन सिस्टम कहोगे। थर्मोडायनामिक एग्जांपल देखो तो टरबाइन हो गया, पंप हो गया, बॉयलर हो गया, कंप्रेसर हो गया, कंडेंसर हो गया, बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे जो ओपन सिस्टम के एग्जांपल होते हैं। मोस्ट ऑफ द एग्जांपल्स, मोस्ट ऑफ द इंजीनियरिंग डिवाइसेस, मोस्ट ऑफ द इंजीनियरिंग डिवाइसेस आर एग्जांपल ऑफ एन ओपन सिस्टम। नाउ लेट अस डिस्कस क्लोज सिस्टम। अब देखो जरा क्लोज सिस्टम में क्या हो रहा है। ये कोका कोला की आपने बॉटल, ये ठंडी बॉटल है और इसको आपने कहां पर रख दिया, या पानी की ठंडी बॉटल आपने फ्रीजर से निकाली और रूम में रख दिया, तो क्या होगा, उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा।
क्योंकि बाहर का टेम्परेचर ज्यादा है। तो इस बार क्या होगा, हीट इसके यहां से हीट बाहर निकली थी, इसमें हीट अंदर घुस जाएगी, क्योंकि सराउंडिंग का टेम्परेचर बोले तो रूम का टेम्परेचर ज्यादा है और इसके अंदर का टेम्परेचर कम रहा होगा, तो ये गर्म हो जाएगी। तो अल्टीमेटली हीट का तो ट्रांसफर हुआ ना, अल्टीमेटली एनर्जी का तो ट्रांसफर हुआ। यस माय डियर स्टूडेंट्स, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो सिस्टम है आपका, ये जो सिस्टम है ये आपका क्लोज सिस्टम कहलाएगा। कब कहलाएगा क्लोज सिस्टम, कि यहां पे एनर्जी का तो ट्रांसफर होगा, एनर्जी का ट्रांसफर तो होगा, एनर्जी इन एनर्जी आउट तो हो सकती है, बट नो मास ट्रांसफर, यहां पर मास का ट्रांसफर नहीं होगा। एनर्जी का ट्रांसफर होगा, यस, क्या मास का ट्रांसफर होगा, नो, नो मास ट्रांसफर टेक्स प्लेस। तो क्योंकि मास का ट्रांसफर नहीं हो रहा ना बेटा, यहां तो ओपन था ना ये, तो यहां पर तो भाप निकल रही थी, स्टीम निकल रही थी, तो मास का ट्रांसफर हो रहा था। यहां तो ये क्लोज्ड है, सील्ड है, तो मास ट्रांसफर नहीं हो रहा, केवल एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। ओके, नाउ द थर्ड बनाता आपका आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है कि ना तो मास ट्रांसफर होगा और ना ही एनर्जी ट्रांसफर होगी। जो आपका थर्मस फ्लास्क है, वेल इंसुलेटेड थर्मस फ्लास्क जो होता है, आप इसमें गर्म चाय भरते हो तो गर्म रहती है और ठंडा पानी भरते हो तो ठंडा पानी बना रहता है, टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, क्योंकि हीट का ट्रांसफर रुक जाता है। क्योंकि जो वेल इसकी जो वॉल होती है, दीवार होती है, ये जो लेयर होती है, इसमें इंसुलेटिंग मटेरियल होता है, ये एडियाबैटिक वॉल होती है, ये हीट को ट्रांसफर होने से रोक देती है, तो ठंडा पानी ठंडा ही रहता है, गर्म चाय गर्म रहती है इसके अंदर। तो मास का ट्रांसफर भी नहीं होगा और एनर्जी का ट्रांसफर भी नहीं होगा। ये कैसा सिस्टम है बेटा आपका, ये जो सिस्टम है आपका, ये कहलाएगा आपका आइसोलेटेड सिस्टम। तो यहां पर हम इसको इस तरह से दिखा सकते हैं, लाइक दिस, है ना। इसका मतलब है देयर इज नो हीट ट्रांसफर, ऐसे दिखाते हैं हम, क्योंकि ये एडियाबैटिक वॉल है, इंसुलेटिंग मटेरियल लगाया हुआ है, तो हीट का ट्रांसफर नहीं होगा, मास का ट्रांसफर भी नहीं होगा। ध्यान देना बेटा, यहां पर ना तो एनर्जी का ट्रांसफर होगा और ना ही मास का ट्रांसफर होगा। देर इज नो मास ट्रांसफर, देर इज नो एनर्जी ट्रांसफर। ऐसे सिस्टम को हम आइसोलेटेड सिस्टम के नाम से जानते हैं। करेक्ट है, चलिएगा एग्जाम्पल मैंने बता दिए। ओपन सिस्टम जहां एनर्जी भी ट्रांसफर होगी, मास भी ट्रांसफर होगा, टरबाइन, पंप, बॉयलर, कंप्रेसर इसके एग्जाम्पल हो गए। क्लोज सिस्टम केवल एनर्जी ट्रांसफर होगी, मास ट्रांसफर नहीं होगा। हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर ये इसके एग्जाम्पल है। आइसोलेट सिस्टम ना तो एनर्जी ट्रांसफर होगी ना ही मास ट्रांसफर होगा। यूनिवर्स और हॉट कॉफी इन वेल इंसुलेटेड फ्लास्क ये है आपके एग्जाम्पल ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। आई होप कि आपको समझ आ गए होंगे ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। नाउ एक और चीज यहां पर आप याद रख सकते हैं, हालांकि ये आरजीपी में अभी तक पूछा नहीं गया है, एडियाबैटिक सिस्टम क्या होता है। एडियाबैटिक सिस्टम का मतलब समझिएगा, जैसे टरबाइन होती है तो वो एडियाबैटिक डिवाइस होती है, ऐसा हम एज्यूम करके चलते हैं। कोई हीट का ट्रांसफर नहीं होता है लेकिन वर्क का ट्रांसफर हो सकता है। तो व्हेन देयर इज नो फ्लो ऑफ हीट, मतलब हीट का ट्रांसफर तो नहीं होगा, हीट का ट्रांसफर नहीं होगा, Q इज इक्वल टू 0, लेकिन मास का ट्रांसफर हो सकता है और W यानी कि वर्क ट्रांसफर हो सकता है। एडियाबैटिक सिस्टम वो सिस्टम होता है जहां पर हीट का ट्रांसफर नहीं होगा लेकिन मास का ट्रांसफर हो सकता है, एनर्जी का ट्रांसफर भी हो सकता है, और एनर्जी ने तो वर्क, एनर्जी में तो हीट भी आती है और वर्क भी आता है। तो एनर्जी के अंदर हीट का ट्रांसफर नहीं होगा लेकिन वर्क का ट्रांसफर हो सकता है। जैसे आप टरबाइन का एग्जांपल ले सकते हैं, तो इसमें मान लो ये गैस टरबाइन भी हो सकता है, स्टीम टरबाइन भी हो सकती है। तो यहां पर क्या आएगी, गैस आएगी और गैस बाहर निकलेगी यहां से। तो ये इंसुलेटेड वॉल होती है, हीट का ट्रांसफर रोक दिया गया है, हीट का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, लेकिन टरबाइन से वर्क तो मिलेगा, तो टरबाइन से हमको वर्क मिल जाएगा। तो ऐसा सिस्टम हम एडियाबैटिक, ऐसे सिस्टम को हम एडियाबैटिक सिस्टम कहेंगे कि देयर इज नो हीट ट्रांसफर, देयर इज नो हीट ट्रांसफर, हीट का ट्रांसफर कितना है 0, बट हाउएवर मास ट्रांसफर कैन टेक्स प्लेस, और वर्क ट्रांसफर है ना, वर्क और मास है ना, वर्क भी और मास भी ये ट्रांसफर हो सकते हैं। ऐसे सिस्टम को हम एडियाबैटिक सिस्टम के नाम से जानते हैं। एक यहां पर आप देख सकते हैं थोड़ा सा, माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक अप्रोच क्या होता है। माइक्रो एंड मैक्रो, देखो ये लिखा हुआ माइक्रो, नाम से पता लग रहा है माइक्रो का मतलब होता है बहुत छोटा और मैक्रो का मतलब होता है बड़ा बड़ा। तो माइक्रोस्कोपिक अप्रोच, माइक्रोस्कोपिक थर्मोडायनामिक्स क्या होती है कि बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल इज टेकन इनटू कंसिडरेशन। अब मान लो कि यहां पर ये कोई आपका एक सिस्टम है, इसके अंदर क्या भरी हुई है, इसके अंदर भरी हुई है एयर या कोई गैस भरी हुई है, लाइक दिस, ठीक है। अब इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स।
अगर आप हर एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का बिहेवियर देखोगे तो क्या ये पॉसिबल है? नो। इसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। अब हर एक मॉलिक्यूल की वेलोसिटी कितनी है, उसकी डेंसिटी कितनी है, उसका टेम्परेचर कितना, उसका प्रेशर कितना है। अब आपने इसको कुछ एनर्जी ट्रांसफर कर दी, हीट का ट्रांसफर कर दिया। अब एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल को आप कैसे देख पाओगे कि इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का टेम्परेचर बढ़ा कि घटा, इसकी डेंसिटी का क्या हुआ, इसका प्रेशर इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ? नॉट पॉसिबल। तो हम इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का बिहेवियर की जब स्टडी करते हैं तो उसको माइक्रोस्कोपिक अप्रोच ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहते हैं, माइक्रोस्कोपिक थर्मोडायनामिक्स। और अगर हम ये बोलें कि इस पूरे सिस्टम का, एक मॉलिक्यूल का नहीं, इस पूरे सिस्टम का टेम्परेचर कितना है, तो ये तो संभव है। इस पूरे सिस्टम का प्रेशर कितना है, ये तो संभव है। आप अपनी कार के टायर में, बाइक के, स्कूटी के टायर में जब एयर फिल करवाते हो, हवा भरवाते हो, तो उसका प्रेशर तो देखते हो वहां पे प्रेशर गेज के हेल्प से। तो वो जो प्रेशर बताता है कि कितना प्रेशर है उसके अंदर, तो वो किसी एक मॉलिक्यूल का नहीं बताता, वो पूरा बताता है कि एवरेज प्रेशर कितना है उसका। आप अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करते हो, आपकी बॉडी के एक पार्टिकल का टेम्परेचर नहीं है, वो एवरेज टेम्परेचर आपकी बॉडी का है ना। कितना होता है? तो 98 99 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो वो टेम्परेचर आपका एवरेज टेम्परेचर है बॉडी का, वो एक पार्टिकल का, एक मॉलिक्यूल का नहीं है। तो हम जो स्टडी करते हैं वो किसकी, कौन सी स्टडी करते हैं? दैट इज मैक्रोस्कोपिक अप्रोच, यानी कि एवरेज बिहेवियर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज टेकन इनटू कंसिडरेशन। तो जब हम इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे, बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स की अगर हम स्टडी करेंगे तो वो कहलाएगा माइक्रोस्कोपिक, क्योंकि मॉलिक्यूल बहुत छोटा है, बहुत छोटे लेवल की हम बात कर रहे हैं, सिस्टम के अंदर जाकर के हम मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। जबकि मैक्रो का मतलब होता है एवरेज, है ना। तो एवरेज बिहेवियर, पूरे सिस्टम का टेम्परेचर कितना है, पूरे सिस्टम का प्रेशर कितना है, ठीक है। चलिए, इट इज ऑल्सो नोन एज स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स। जो माइक्रोस्कोपिक होती है इसको हम स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स के नाम से भी जानते हैं, और जो बेटा मैक्रोस्कोपिक होती है इट इज ऑल्सो नोन एज क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स। क्या बोलेंगे? क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। और जनरली हम क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स को ही फॉलो करते हैं, बोले तो मैक्रोस्कोपिक को ही हम फॉलो करते हैं अपने जीवन में। नेक्स्ट आता है आपका स्टेट क्या होता है, और ये आपको मैं बता देता हूं बेटा, ये क्वेश्चन आपसे आरजीपीबी में पूछा गया। स्टेट की डेफिनेशन पूछी गई थी आरजीपीबी में पूछा गया था, स्टेट को डिफाइन कीजिए। तो हम समझेंगे स्टेट क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है, और प्रोसेस पाथ क्या होता है, देन साइकिल क्या होती है। आइए समझते हैं। देखो जरा ध्यान से, मान लो कि कोई सिस्टम है, मान लो कोई सिस्टम है और उसका कुछ प्रेशर है और उसका कुछ टेम्परेचर है। भाई यहां पर कितना प्रेशर है, यहां पर इतना प्रेशर, ये प्रेशर एक्सिस है, ये वॉल्यूम एक्सिस है। तो यहां पर कुछ प्रेशर है, कुछ प्रेशर है, इसका कुछ वॉल्यूम है, ठीक है। कुछ प्रेशर है, कुछ इसका वॉल्यूम है, ठीक है ना। मान लो कोई पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, उसके अंदर गैस भरी हुई है, तो उसका कुछ तो प्रेशर होगा, कुछ तो इसका वॉल्यूम होगा। उसके बाद हमने कुछ सिस्टम और सराउंडिंग में चेंज, मतलब सिस्टम में कुछ चेंज किया, एनर्जी का ट्रांसफर कर दिया, तो उसका प्रेशर चेंज हो गया, उसका वॉल्यूम चेंज हो गया। भाई उसका क्या हो गया, प्रेशर चेंज हो गया, उसका वॉल्यूम चेंज हो गया, इस तरह से। तो प्रेशर देखो बदल गया, वॉल्यूम बदल गया। और इसी तरह से आप सिस्टम में क्या कर रहे हैं, एनर्जी का ट्रांसफर कर रहे हैं, तो उसकी जो प्रेशर है, उसका जो वॉल्यूम है, वो चेंज हो रहा है। वो क्या हो रहा है बेटा, वो चेंज हो रहा है। तो जरा ध्यान से देखो कि जब हमने कहा कि एक पर्टिकुलर टाइम पे, एट इंस्टेंट उसका कुछ प्रेशर रहा होगा, उसका कुछ वॉल्यूम रहा होगा, तो वो जो उसकी स्टेट कहलाती है ना। यानी ये जो अब ये क्या, प्रेशर क्या है प्रॉपर्टी, वॉल्यूम क्या है प्रॉपर्टी, तो हम बोलेंगे कि ये क्या है, इसकी एक स्टेट है। ये क्या है, इसकी एक, ये है इसकी एक स्टेट। मैं बोलूंगा कि ये एक इसकी स्टेट है, क्योंकि यहां पर कुछ प्रेशर है, कुछ वॉल्यूम है, कुछ प्रॉपर्टीज पता है। अब इसी तरह से इसमें चेंज हो रहा है, तो प्रेशर वॉल्यूम इसका चेंज होता जा रहा है, तो ये दूसरी स्टेट हो गई, ये इस तरह से स्टेट हो गई। अब मान लो ये यहां तक सिस्टम में चेंज हुआ, तो ये भी क्या होगी बेटा, एक स्टेट होगी। ये भी क्या होगी, एक स्टेट होगी। ये भी स्टेट है, ये भी स्टेट है, ये भी स्टेट है। अब सिस्टम यहां से स्टार्ट हुआ तो ये हो जाएगी आपकी इनिशियल स्टेट, दिस इज द इनिशियल स्टेट। और ये प्रोसेस यहां तक हुआ है तो ये हो जाएगी क्या, दिस इज द फाइनल स्टेट, ये हो जाएगी फाइनल स्टेट। तो सिस्टम की जो प्रॉपर्टीज हैं वो चेंज हो रही हैं, सिस्टम की प्रॉपर्टीज चेंज हो रही हैं, मतलब प्रेशर चेंज हो रहा है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, या कुछ और टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब स्टेट चेंज हो रही है। क्या हो रही है, स्टेट चेंज हो रही है। तो सिस्टम की एक पर्टिकुलर जो कंडीशन होती है, सिस्टम की जो एक पर्टिकुलर कंडीशन होती है कि उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे
उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, उसका प्रेशर क्या है, उसका टेम्परेचर क्या है, उसका वॉल्यूम क्या है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेट बोलते हैं। तो ये हो गई इनिशियल स्टेट, ये फाइनल स्टेट हो गई, और ये क्या ये हो गई इनकी इंटरमीडिएट स्टेट्स। इनको अगर हम मिला दें बेटा, इनको अगर हम मिला दें, क्या करें, इन सभी स्टेट्स को, इन सभी स्टेट्स को अगर हम मिला दें तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा एक प्रोसेस। क्या हो जाएगा, प्रोसेस। ये तो एक स्टेट है, बात समझ में आ गई, ये भी एक स्टेट है, लेकिन स्टेट का चेंज होना, ध्यान देना, मैं फिर से यहां पर कर रहा हूं, अभी इसको छोड़ देते हैं। तो देखो स्टेट चेंज हो रही है बेटा, बहुत समझो ध्यान से, ये एक स्टेट है, ये एक स्टेट है, ये स्टेट, बहुत सारी स्टेट्स हैं। अब ये स्टेट्स चेंज हो रही है ना, यहां से यहां गया सिस्टम, यहां गया सिस्टम, तो स्टेट्स का चेंज होना, चेंज ऑफ स्टेट्स इज नोन एज प्रोसेस। बात समझ में आ रही है, सिस्टम के अंदर अगर कोई चेंज हो रहे हैं तो इसका मतलब प्रोसेस हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, सिस्टम का चेंज होना प्रोसेस कहलाता है। देखो कंडीशन ऑफ ए सिस्टम इज नोन एज स्टेट, सिस्टम की कंडीशन यहां पे है तो ये एक स्टेट है, सिस्टम की कंडीशन ये है कि यार यहां पे ये प्रेशर है, यहां पर ये वॉल्यूम है, तो ये इसकी स्टेट है। नाउ व्हाट इज प्रोसेस, चेंज ऑफ स्टेट इज नोन एज प्रोसेस, कि सिस्टम की जो स्टेट्स हैं वो चेंज हो रही हैं, सिस्टम की स्टेट्स का चेंज होना प्रोसेस कहलाता है। ठीक है, कंडीशन ऑफ सिस्टम इज नोन एज विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज। अब ये स्टेट कैसे पता लगेगी आपको, कंडीशन से, ठीक है, प्रॉपर्टी से कंडीशन पता लगेगी। अब ये क्या है, प्रोसेस पाथ, सीरीज ऑफ स्टेट्स थ्रू विच अ सिस्टम प्रोसेस फ्रॉम एन इनिशियल स्टेज टू फाइनल, पासेस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल इक्विलिब्रियम स्टेट्स। ठीक है, ध्यान देना यहां पे, देखो ये सिस्टम की जो स्टेट्स चेंज हो रही है मतलब प्रोसेस हो रहा है। अब ये जो प्रोसेस हुआ है तो इसने जितने भी ये स्टेट्स हैं उनको इस तरह से अगर हम मिला दें तो ये बन जाता है प्रोसेस पाथ। क्या बन जाता है, दिस इज दी प्रोसेस पाथ। मतलब क्या हुआ कि ये जो स्टेट्स चेंज हुई थी, इन्होंने जिस पाथ को फॉलो किया, जो प्रोसेस हुआ उस प्रोसेस ने किस पाथ को फॉलो किया, वो है कहलाएगा आपका प्रोसेस पाथ। नाउ व्हाट इज थर्मोडायनामिक साइकिल, कि जब इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम हो जाती हैं तो उसको हम साइकिल बोलते हैं। देखो यहां पे ये है इसकी इनिशियल स्टेट, ये इसकी फाइनल स्टेट है, तो इनिशियल स्टेट अलग है और फाइनल स्टेट अलग है, तो ये तो एक प्रोसेस है, ये साइकिल नहीं है। साइकिल का मतलब समझो क्या है, अ सिस्टम इज सेड टू बी अंडरगोन अ साइकिल, कि कोई भी सिस्टम के अंदर साइकिल हुई है, कि जब इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट्स क्या हो जाएं, या इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट्स क्या हो जाएं, सेम हो जाएं, तो क्या कहलाएगा, वो साइकिल कहलाएगी। कि जैसे मान ले कि एक प्रोसेस हुआ 1 से 2, एक प्रोसेस हुआ 1 से 2, ये हो गया 1 और ये हो गया 2, ये एक प्रोसेस है ना, जिसकी इनिशियल स्टेट 1 है और फाइनल स्टेट कितनी है, 2 है। तो ये अभी एक प्रोसेस है, ये साइकिल नहीं है। साइकिल कब बनेगी, जब इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट क्या हो जाए, सेम हो जाए। एक और प्रोसेस होगा 2 से 1, एक और प्रोसेस हुआ 2 से 1, एक और प्रोसेस हुआ 2 से 1। अब आप ध्यान देना, ये 2 से 1 प्रोसेस हो रहा है, एक 1 से 2 हुआ, तो 1 से 2 एक प्रोसेस, 2 से 1 दूसरा प्रोसेस। तो हम 1 से चले 2 पे गए और 2 से चल के फिर वापस से 1 पे आ गए, तो इनिशियल स्टेट भी 1 है और फाइनल स्टेट भी 1 है। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों सेम हो चुके हैं, तो ये है साइकिल। ये क्या है, साइकिल है। तो साइकिल में क्या हुआ कि यहां 2 प्रोसेस हैं, यहां कितने प्रोसेस हैं, 2, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। तो साइकिल इज ए कॉम्बिनेशन और सीरीज ऑफ ए प्रोसेस। बात समझ में आ गई, तो ये हो गया आपका साइकिल। ठीक है ना, साइकिल कब बोलोगे, अ सिस्टम इज सेड टू बी अंडरगोन अ साइकिल व्हेन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स आर सेम। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ओके, चलिएगा, थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज। थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ध्यान देना, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ है आरजीपीबी एग्जाम में कई बार आया हुआ है। आरजीपीबी नवंबर 2017 जून 2023 में पूछा गया है। अब मैंने आपको सिस्टम तो बता ही दिया था, सिस्टम क्या होता है, और इस सिस्टम तो कुछ भी हो सकता है जिसकी आप स्टडी करना चाहते हो। मान लो ये जो रूम है, इस रूम के अंदर जो एयर है, इसकी हम स्टडी करना चाहते हैं, इसकी हम स्टडी करना चाहते हैं, तो इसके अंदर जो ये एयर है, ये हमारा सिस्टम है, ये हमारा सिस्टम है। अब क्योंकि आपने इसको सिस्टम कंसिडर किया है तो इसका कुछ मास होगा, यस और नो, यस, इसका कुछ मास होगा इस सिस्टम का, और ये कुछ एयर है तो मास होगा, इसका कुछ वॉल्यूम भी होगा, इसका कुछ टेम्परेचर भी तो होगा, इसका कुछ प्रेशर भी होगा, इसकी कुछ डेंसिटी भी होगी, और इसका टेस्ट भी हो सकता है कुछ, यस। अच्छा, इसकी स्मेल भी हो सकती है कुछ, हाँ हो सकती है।
कोई भी गैस है, अलग अलग स्मेल होती है गैसेस की, अलग अलग टेस्ट हो सकता है उनका। तो ध्यान देना, हम बात कर रहे हैं थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज की, हम बात कर रहे हैं थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज की। तो ये जो मास है, ये जो वॉल्यूम है, ये टेम्परेचर है, ये प्रेशर है, ये डेंसिटी है, ये बहुत सारी करेक्टरिस्टिक्स हैं, ये बहुत सारी करेक्टरिस्टिक्स हैं किसकी? सिस्टम की। इन करेक्टरिस्टिक्स के माध्यम से, इन सभी पैरामीटर्स के माध्यम से हम सिस्टम को डिफाइन कर सकते हैं, हम सिस्टम के बारे में कुछ बता सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप सिस्टम के बारे में कुछ बताइए, तो आप क्या बताओगे? कि सिस्टम का प्रेशर कितना है, सिस्टम का टेम्परेचर कितना है, यही तो बताओगे। तो इन पैरामीटर के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं? सिस्टम को डिफाइन कर पाते हैं, सिस्टम के बारे में कुछ बोल पाते हैं, सिस्टम को एक्सप्लेन कर पाते हैं। लेकिन मास, वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी, इसकी एनर्जी भी कुछ होगी, इसका कुछ टेस्ट भी, क्या ये सब की सब प्रॉपर्टीज हो सकती है? क्या ये सब की सब प्रॉपर्टीज हो सकती है? नहीं। इसमें से जिन करेक्टरिस्टिक्स को, जिन पैरामीटर्स को हम मेजर कर सकते हैं, वो प्रॉपर्टीज कहलाती हैं। क्या टेस्ट को आप मेजर कर सकते हो? नहीं। स्मेल को मेजर कर सकते हो? नहीं। मास को मेजर कर सकते हो? अरे मास को तो मेजर कर सकते हैं। वॉल्यूम को मेजर कर सकते हैं, टेम्परेचर को थर्मोमीटर से मेजर कर सकते हो, प्रेशर को मेजर कर सकते हो, डेंसिटी को मेजर कर सकते हो। तो इन सभी करेक्टरिस्टिक्स में से, इन सभी पैरामीटर्स में से जिन करेक्टरिस्टिक्स को आप मेजर कर सकते हो, जिनको आप मेजर कर सकते हो, तो ऐसे करेक्टरिस्टिक्स जो मेजरेबल हैं, जिनको मेजर किया जा सकता है, और इन करेक्टरिस्टिक्स, कैसी करेक्टरिस्टिक्स? मेजरेबल करेक्टरिस्टिक्स, जिनको मेजर कर सकते हैं, और इन करेक्टरिस्टिक्स के माध्यम से हम सिस्टम को डिस्क्राइब कर सकते हैं, सिस्टम को स्पेसिफाई कर सकते हैं, सिस्टम को डिफाइन कर सकते हैं। वो सब कहलाती हैं थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज। क्या कहलाती हैं? थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज कहलाती हैं। बहुत बढ़िया, याद हो गया कि सिस्टम की जो मेजरेबल करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जिनको मेजर किया जा सकता है, और उनकी हेल्प से हम सिस्टम को डिस्क्राइब करते हैं, सिस्टम को डिफाइन करते हैं, वो कहलाती हैं थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज। तो जैसे मास, वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर, ये सब थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज हैं, ये सब थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज हैं। अब ये दो टाइप की थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज होती हैं। कौन कौन सी? एक होता है आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी, दूसरा होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो सिस्टम के मास या सिस्टम के साइज पे डिपेंड नहीं करती हैं। याद कैसे रखेंगे? अब आपको कंफ्यूजन हो सकता है कल, यार सिस्टम का जो मास है, मास पे जो प्रॉपर्टी डिपेंड करती है, वो इंटेंसिव है कि एक्सटेंसिव है? बस इतना तो याद रहेगा ना कि अगर मास पे डिपेंड करेगी कोई प्रॉपर्टी, तो वो इंटेंसिव होगी कि एक्सटेंसिव? मास पे तो डिपेंड कर रही है ना। अब ऐसे रखना कि मास पे जो इंडिपेंडेंट होगी, देखो यहां से इंटेंसिव, इंटेंसिव से आ रहा है इंडिपेंडेंट। अरे यस और नो? देखो, दोज प्रॉपर्टीज विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ मास और साइज ऑफ द सिस्टम। तो देखो, इंटेंसिव में भी क्या आ रहा है? इन आ रहा है, और इंडिपेंडेंट में भी क्या आ रहा है? इन आ रहा है। यानी कि मास पे जो इंडिपेंडेंट होंगी वो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कहलाएंगी। जो मास पे डिपेंड नहीं करती, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट जो मास पे डिपेंड नहीं करेंगी, वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहलाएंगी। जैसे टेम्परेचर, जैसे प्रेशर, जैसे डेंसिटी, इसके एग्जांपल है। अब ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम का, इस रूम का टेम्परेचर कितना है बेटा? इस रूम का टेम्परेचर कितना है? एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है। अब इसका मास चेंज कर दो, इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो, आधा इधर आधा इधर, तो मास तो आधा हो जाएगा, मास तो आधा हो जाएगा। लेकिन क्या टेम्परेचर भी आधा हो जाएगा? नहीं। इसका टेम्परेचर, दीवार खड़ी कर दो यहां पे, वॉल्यूम भी आधा हो गया और मास भी आधा हो गया, लेकिन इसका टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ। इसका टेम्परेचर वही रहेगा, इसका टेम्परेचर वही रहेगा। आप 4 पोर्शन कर दो इसके, आप 10 पोर्शन कर दो, तो टेम्परेचर तो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर ही रहेगा। तो टेम्परेचर मास पर डिपेंड नहीं किया। क्या इसका प्रेशर चेंज हो जाएगा दीवार करने से? इसका मास आधा आधा कर दो, तो क्या इसका प्रेशर चेंज हो जाएगा? नहीं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा। तो प्रेशर भी क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी, मास पर डिपेंड नहीं करती है। ठीक है। दूसरी आती है यहां पे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, दोज प्रॉपर्टीज विच डिपेंड, अब जो इंडिपेंडेंट है, जो मास पर डिपेंड नहीं करती, वो इंटेंसिव है, तो जो डिपेंड करेंगी वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहलाएंगी। वो क्या कहलाएंगी? वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहलाएंगी। ध्यान रखना। एग्जाम्पल क्या है? जैसे वॉल्यूम है, मास है, इंटरनल एनर्जी है। अब इस रूम के दो पार्ट कर दो आप लोग, तो क्या मास तो आधा आधा हो गया? मास चेंज हुआ तो वॉल्यूम भी तो चेंज हुआ। अरे मास चेंज हुआ तो वॉल्यूम भी चेंज हो गया। तो वॉल्यूम मास पर डिपेंड करता है, इसलिए क्या है? वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। इसकी जो इंटरनल एनर्जी है, अब मास आधा कर दोगे
तो उसके मॉलिक्यूल्स कम हो जाएंगे तो इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी उसकी। तो इंटरनल एनर्जी भी क्या है, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, मास पर डिपेंड करती है। डेंसिटी के बारे में क्या कहोगे, डेंसिटी मास पर डिपेंड नहीं करती। डेंसिटी होती क्या है, अरे डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। आपको ऐसा लग सकता है कि यार ये तो मास आ रहा है डेंसिटी में, मास पर डिपेंड करेगी, नहीं रे। अरे मास अगर चेंज होगा तो वॉल्यूम भी चेंज होगा, तो रेशियो विल रिमेन सेम। ऐसा समझो कि जो वाटर की डेंसिटी होती है ना, जो वाटर की डेंसिटी होती है वो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। अगर 1 लीटर पानी है तो उसकी डेंसिटी कितनी होगी, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। मास चेंज कर दो तो क्या डेंसिटी चेंज हो जाएगी, नहीं। 5 लीटर पानी ले लो तब भी डेंसिटी वही रहेगी। 100 लीटर ले लो, 1000 लीटर पानी ले लो, तो क्या डेंसिटी चेंज हो रही है उसकी, मास चेंज होने पर डेंसिटी चेंज नहीं हो रही है। तो डेंसिटी जो है वो इंडिपेंडेंट होती है, इसको आप चेंज नहीं, ये मास पर डिपेंड नहीं करती है। तो याद रखना, थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज वो होती हैं जिनको हम मेजर कर, जो करेक्टरिस्टिक्स को हम मेजर कर सकते हैं वो थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज कहलाती हैं। ये दो टाइप की होती हैं, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव। इंटेंसिव वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो इंडिपेंडेंट होती हैं, जो मास पर डिपेंड नहीं करती है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो मास पर डिपेंड करती हैं। ओके, तो मेरे ख्याल से आपको ये बात भी समझ आ गई होगी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, है ना। कुछ पॉइंट्स हैं कि आपको ध्यान में रखना चाहिए कि पॉइंट्स विद रेस्पेक्ट टू, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विद रेस्पेक्ट टू प्रॉपर्टीज, की प्रॉपर्टीज जो हैं वो पॉइंट फंक्शंस होते हैं। कि हम प्रॉपर्टीज को, जैसे आपने अभी देखा कि जैसे प्रेशर है और ये वॉल्यूम है, प्रेशर तो एक क्या है, प्रॉपर्टी है। अरे प्रेशर अगर एक प्रॉपर्टी है, मान लो एक प्रोसेस हुआ 1 से 2, तो आपको ये पता है कि यहां पे पॉइंट 1 है और ये है पॉइंट नंबर 2, तो यहां का प्रेशर कितना होगा, P1, यहां का कितना प्रेशर होगा, वॉल्यूम कितना होगा, V1। तो आपने किसी पॉइंट पर प्रॉपर्टी को लोकेट कर दिया कि इस पॉइंट पर कितनी प्रॉपर्टी है, इस पॉइंट पर कितनी प्रॉपर्टी है। तो प्रॉपर्टीज जो है वो पॉइंट फंक्शंस होते हैं। यहां का प्रेशर कितना होगा, आप कह सकते हैं P2 होगा, यहां का वॉल्यूम कितना होगा, आप कह सकते हैं V2 होगा। तो आपने किसी पॉइंट पर प्रॉपर्टी को क्या कर सकते हो, लोकेट कर सकते हो। प्रॉपर्टीज आर एग्जैक्ट डिफरेंशियल, ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल होती है। मतलब आप इनको डीपी अगर लिखना चाहते हो, चेंज इन प्रेशर, तो आप लिख सकते हो P2 माइनस P1। प्रॉपर्टीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करती। अब देखो 1 से 2 गया, प्रोसेस हुआ 1 से 2 गए, देखिए तो चेंज इन प्रेशर कितना आएगा, P2 माइनस P1। एक और तीसरा पाथ भी हो सकता है ना। मान लो ये हुआ तो ये पाथ हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया C। तो देखो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट जब तक सेम रहेंगे तो चेंज इन प्रेशर हमेशा P2 माइनस P1 ही रहेगा, चाहे वो A से जाओ, B से जाओ कि C से जाओ। तो जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होती हैं, ये पाथ पर डिपेंड नहीं होती हैं। ये पॉइंट्स मैं इसलिए बता रहा हूं आपको क्योंकि हम अगली स्लाइड में, 2 स्लाइड के बाद पढ़ने वाले हैं हीट ट्रांसफर और वर्क ट्रांसफर। ये जो हीट ट्रांसफर और वर्क ट्रांसफर है ये प्रॉपर्टीज नहीं है, दीज आर नॉट प्रॉपर्टीज, ये पॉइंट फंक्शंस नहीं है। हीट एंड वर्क जो है ये पाथ फंक्शंस हैं। ये क्या हैं, ये पाथ फंक्शंस हैं। जबकि हम बात कर रहे हैं अभी प्रॉपर्टीज की, ये पॉइंट फंक्शंस हैं। ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल है जबकि ये इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल होंगे। रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज इंटेंसिव। इस पॉइंट की अगर मैं बात करूं कि जैसे डेंसिटी क्या होती है, m अपॉन रो, ये प्रॉपर्टी कैसी है बेटा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी कैसी है, ये भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का जो रेशियो होगा वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाएगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाएगा। जितनी भी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती हैं वो इंटेंसिव होती हैं। अच्छा, ये स्पेसिफिक का क्या मतलब है सर, स्पेसिफिक का क्या मतलब है, इसको भी थोड़ा समझ लें कि ये जो पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं इस पॉइंट की भी बात कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक होता है आपका वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम अपॉन मास। मतलब स्पेसिफिक का मतलब होता है पर यूनिट मास, इसका मतलब होता है पर यूनिट मास। जब हम किसी प्रॉपर्टी को मास से डिवाइड कर देते हैं तो पर यूनिट मास है ना। तो ये हो गया आपका स्पेसिफिक। देखो टोटल वॉल्यूम मीटर क्यूब, मास केजी। ये कैसी प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ये कैसी प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो ये दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो है, तो ये क्या मिल जाएगा आपको, दिस इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, दिस इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, दैट इज मीटर क्यूब पर केजी। अरे बोलो यस और नो। तो अगर मीटर क्यूब है तो ये टोटल वॉल्यूम है। इस टोटल वॉल्यूम को अगर आप पर यूनिट मास लिखोगे तो ये बन जाएगा स्पेसिफिक वॉल्यूम।
ये बन जाएगा दिस इज व्हाट स्पेसिफिक, यहां पर लिखा ना स्पेसिफिक, स्पेसिफिक स्पेसिफिक वॉल्यूम, ठीक है ना। एक एग्जांपल मैं और अगर आपको दूं, एक होता है आपका टोटल एनर्जी, टोटल इंटरनल एनर्जी, दिस इज व्हाट किलो जूल। इसको अगर मैं मास से डिवाइड कर दूं दैट इज व्हाट किलोग्राम, तो ये बन जाएगा स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी एंड दैट इज व्हाट किलो जूल, किलो जूल पर केजी। ये है टोटल एनर्जी किलो जूल, इसको पर यूनिट मास अगर लिखूंगा तो बन जाएगी स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी। ये टोटल इंटरनल एनर्जी है, ये स्पेसिफिक। इसी तरह से स्पेसिफिक एंट्रोपी भी होती है। तो बहुत डिटेल में मैं नहीं जा रहा, अदरवाइज थर्मोडायनामिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट। मैं प्रॉपर्टीज के ऊपर 2-3 घंटे पढ़ा सकता हूं, बट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मुझे देखना है, टाइम को भी ऑप्टिमाइज करना है। तो आपके एग्जाम के हिसाब से, आपके सिलेबस के हिसाब से मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। इतना आप जान लीजिए कि ये पॉइंट फंक्शंस होते हैं जो प्रॉपर्टीज होती हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, पॉइंट फंक्शंस एंड पाथ फंक्शंस पे थोड़ा सा एक नजर डाल लीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट स्लाइड जो है उसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि जो हीट एंड वर्क है वो पाथ फंक्शंस होते हैं, और ये क्वेश्चन जो है आरजीपी में आया हुआ है। लेकिन थोड़ा सा बेसिक आइडिया यहां से लेते हैं। पॉइंट फंक्शंस क्या होते हैं? इट्स वैल्यू आर इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करते, ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल होते हैं। जबकि जो पाथ फंक्शंस होते हैं, पाथ फंक्शंस की जो वैल्यू होती है वो डिपेंड करती है पाथ पे, और ये इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल होते हैं या इम्परफेक्ट डिफरेंशियल होते हैं, जबकि ये एग्जैक्ट या परफेक्ट डिफरेंशियल होते हैं। इट्स साइकिल इंटीग्रल इज ऑलवेज जीरो, इनका साइक्लिक इंटीग्रल जीरो होता है, इनका साइक्लिक इंटीग्रल मे और मे नॉट बी जीरो। जैसे हीट एंड वर्क आर दी पाथ फंक्शन, ध्यान देना, ये जो पाथ फंक्शंस होते हैं हीट एंड वर्क इसके एग्जांपल हैं। और जबकि जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं, डेंसिटी, इंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो सब पॉइंट फंक्शंस होती हैं। आइए अब हम बात करेंगे कि जो हीट एंड वर्क हैं ये पाथ फंक्शन होते हैं, इसको जरा फोकस करते हैं। ध्यान रखना कि जो हीट एंड वर्क हैं ये पाथ पे डिपेंड करेंगे, अलग अलग पाथ के लिए, इस पाथ के लिए अलग होगा वर्क, हीट इसके लिए अलग होगा, ठीक है ना। उसी चीज को हम थोड़ा सा इलेबोरेट करके समझने की कोशिश करते हैं। तो समझते हैं, प्रूफ करेंगे, प्रूफ दैट वर्क एंड हीट आर पाथ फंक्शन। तो पहले वर्क ट्रांसफर एक पाथ फंक्शन होता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो जरा ध्यान से डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं। यह है प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम। दिस इज योर प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम। अगर आप वर्क की बात कर रहे हैं तो प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम बनाएंगे, और जब हम बात करेंगे हीट की तो टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी डायग्राम बनाएंगे। क्या बनाएंगे? क्योंकि जो हीट होती है, हीट क्या होती है? हीट होती है Q1 to 2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 से 2 तक TdS। ये होती है आपकी हीट ट्रांसफर। ओके, हीट ट्रांसफर का फॉर्मूला ये है। तो इसीलिए ये टेम्परेचर और एंट्रोपी, तो टेम्परेचर एंट्रोपी, ES मतलब एंट्रोपी, T मतलब टेम्परेचर। तो यहां से अगर हीट ट्रांसफर की बात करेंगे तो टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी की बात करेंगे। और अभी हम बात कर रहे हैं यहां पर किसकी? अभी हम बात कर रहे हैं वर्क की। तो W जो होगा दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ PdB होता है, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम। अब मान लो एक प्रोसेस है 1 से 2, है ना, एक प्रोसेस हो रहा है, मैंने बोला कि एक प्रोसेस हो रहा है 1 से 2, ओके, नो प्रॉब्लम। तो ये प्रोसेस हुआ 1 से 2 और इसने पाथ ए को फॉलो किया, इसने पाथ ए को फॉलो किया, और ये हुआ है आपका दिस इज 1, इनिशियल स्टेट 1, और फाइनल स्टेट कितनी है बेटा? दिस इज फाइनल स्टेट 2। ओके, नाउ ध्यान देना कि पाथ फंक्शंस आर दोज क्वांटिटीज दैट डिपेंड्स अपॉन द पाथ फॉलो। इसने कौन सा पाथ फॉलो किया? तो इसने 1A2 इस पाथ को फॉलो किया। These quantities cannot be represented by a point on the thermodynamic plane। मतलब ये जो हीट और वर्क होते हैं आप इसको किसी पॉइंट पर लोकेट नहीं कर सकते। मतलब आप ये बोलो कि 1 पे कितना वर्क है तो दैट इज मीनिंगलेस। आप बोलो कि 2 पर कितना वर्क है, मीनिंगलेस। आप ये कह सकते हो कि 1 पे कितना प्रेशर है, यस। 1 पे वॉल्यूम कितना है, बिल्कुल ठीक है। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कितना प्रेशर है, कितना वॉल्यूम है, ये बात तो ठीक है, लेकिन ये सिर्फ आप प्रॉपर्टी लिख सकते हो। लेकिन जो हीट और वर्क है ये पाथ फंक्शन होते हैं,
इनको किसी पॉइंट पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। इनके लिए आपको एरिया कैलकुलेट करना पड़ता है, एरिया निकालना पड़ता है कि जिस पाथ को फॉलो किया उस कर्व को, जैसे ये कर्व बन गया 1 से 2 तक, इसके नीचे का जो एरिया होगा माय डियर स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, इसका जो एरिया होगा ये हमको वर्क देगा। ये क्या देगा हमको? वर्क देगा। अरे यस और नो? यस माय डियर स्टूडेंट्स, ये मेरे को देगा वर्क। मैं इसको कलर कर देता हूं यहां पे। ये जो मैं एरिया निकाल रहा हूं, दिस इज माय वर्क। कौन सा वर्क होगा? ये वर्क होगा 1 to 2। अरे यस और नो? ये जो व्हाइट कलर से मैंने बनाया है ये वर्क होगा। मैं यहां लिख देता हूं 1 to 2 दैट इज इक्वल टू, ये जो एरिया होगा, ये जो एरिया होगा कौन से वाला एरिया होगा? जो ए वाला कर्व है इसके नीचे का एरिया। ये हुआ हमारा 1 से 2 प्रोसेस हुआ और पाथ ए को फॉलो किया तो कितना वर्क हुआ? जितना ये एरिया आया। अब मैं एक काम करता हूं, मैं आपको बोलता हूं कि एक और प्रोसेस होगा, एक और प्रोसेस हुआ जो मैंने ग्रीन कलर से दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, एक और प्रोसेस होगा यहां पे लाइक दिस, और ये 1 से 2 हो रहा है अभी भी, लेकिन इसने पाथ बी को फॉलो किया है बेटा। किसको? पाथ बी को। ये पाथ बी है। अब जो ग्रीन कलर वाला है, जो ग्रीन कलर वाला आप देख रहे हैं, अब आप मुझे बताना कि जो कर्व ए था उसके नीचे का एरिया व्हाइट कलर से मैंने दिखाया आपको। अब 1 से 2 जा रहे हैं, अभी भी इनिशियल पॉइंट 1 है, फाइनल पॉइंट अभी भी 2 है, लेकिन पाथ बदल गया। 1 से 2 जाने का रास्ता बदल गया। अभी भी हम 1 से 2 ही जा रहे हैं लेकिन अलग रास्ते से जा रहे हैं। तो 1 जो बी कर्व है इसके नीचे का जो एरिया होगा, तो मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूं यहां पे ग्रीन कलर से। अरे यस और नो? ग्रीन कलर वाले के नीचे का एरिया तो क्या पहले से कम आएगा कि ज्यादा आएगा? अरे पहले से कम आएगा। तो पहले से कम आएगा, एरिया जब अलग आएगा, ध्यान देना, तो एरिया जब अलग आएगा तो वर्क भी अलग आएगा, क्योंकि वर्क जो है वो एरिया के बराबर होता है। तो देखो ये लिखा हुआ है, कंसिडर ए प्रोसेस 1 to 2 विच कैन फॉलो पाथ ए को फॉलो करा, बी को करा। अभी हम एक प्रोसेस और लेते हैं जिसको हम बोलेंगे प्रोसेस सी, पाथ सी। अभी भी ध्यान देना, अभी भी जो मैंने ये ऑरेंज कलर से दिखाया आपको या पिंक कलर से दिखाया है, तो 1 से 2 जब हम जा रहे हैं सी पाथ को फॉलो कर रहा है, ये डिफरेंट पाथ है। इसके नीचे का एरिया और भी कम आएगा तो वर्क और भी बदल जाएगा। यस और नो? तो अब मैं यहां पर आप ध्यान देना कि ये वाला जो मैं कलर ले रहा हूं, दिस वन, इसके नीचे का एरिया निकाल रहा हूं मैं इसके नीचे का एरिया निकाल रहा हूं। आप जरूरी नहीं कैसे बनाओ, मैं समझाने के लिए बना रहा हूं, ठीक है ना? ये वाला एरिया अब आपको समझ में आ गई होगी। यार ए के नीचे का एरिया ज्यादा है, बी के नीचे का एरिया और भी कम है, और सी के नीचे का एरिया और भी कम है। हालांकि तीनों ही केसेस में पॉइंट 1 और पॉइंट 2 जो है वो सेम है, इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट तीनों में सेम है, लेकिन ए बी और सी के नीचे का जो एरिया है वो अलग अलग है। और एरिया वर्क क्या होता है? एरिया के बराबर होता है। अरे यस और नो? अरे यस और नो? ये जो वर्क होता है W दैट इज इक्वल टू एरिया। यस और नो? अरे एरिया अगर अलग होगा तो क्या वर्क अलग होगा? हाँ अलग होगा। वेरी सिंपल सी बात है, जब तीनों कर्व का एरिया अलग अलग है तो वर्क भी अलग अलग होगा। यस और नो? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो एरिया अलग अलग है तो वर्क भी अलग अलग होगा। तो ठीक है, आ जाओ आगे। तो वही लिखा है, कंसिडर द प्रोसेस 1 to 2। 1 से 2 हमने एक प्रोसेस कंसिडर किया विच कैन फॉलो पाथ ए बी और सी। ये ए को भी, बी को भी, सी को भी फॉलो कर सकता है, शोन इन द फिगर, बिकॉज वर्क इज रिप्रेजेंटेड बाय द एरिया अंडर द कर्व ऑन पीबी डायग्राम। क्योंकि जो वर्क होता है वो क्या होता है? पीवी डायग्राम का एरिया। अगर हम कर्व के नीचे का एरिया निकाल ले तो वो एरिया होगा। अब ध्यान से लिखना ये वाली बात को, बिकॉज वर्क इज, ध्यान देना, वर्क इज रिप्रेजेंटेड बाय द एरिया अंडर द कर्व ऑन पीवी डायग्राम, देयरफॉर वर्क विल बी डिफरेंट फॉर ईच प्रोसेस। अरे हर एक प्रोसेस के लिए, प्रोसेस ए के लिए, प्रोसेस बी के लिए, प्रोसेस सी के लिए अलग अलग होगा, बिकॉज एरियाज आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट पाथ। क्योंकि अलग अलग प्रोसेस के लिए, अलग अलग पाथ के लिए क्या है? अलग अलग एरिया है, अलग अलग एरिया है। एरिया अलग होगा तो वर्क भी अलग होगा। देयरफॉर वर्क इज द पाथ फंक्शन। इसी तरह से यहां से प्रूफ हो जाता है। तो आप लिख सकते हैं कि वर्क जो होगा 1 से 2 वो कितना होता है? ऐसे होता है। ये फॉर्मूला है बेसिकली। अब तो ये वाला एरिया, और ये मैं इसको अगर पूरा लिखना चाहूं तो इसको मैं लिखना चाहूंगा एरिया। तो क्योंकि एरिया अलग अलग आएंगे तो इसलिए क्या होगा, मैं ऐसे भी लिख सकता हूं इसको कि WA इज नॉट इक्वल टू WB
इज नॉट इज इक्वल टू WC। मतलब ए वाला जो वर्क है वो अलग है, बी वाला अलग है, सी वाला अलग है, तो अलग अलग पाथ हैं, अलग अलग वर्क है, इसलिए वर्क पाथ पे डिपेंड करता है। और कोई भी क्वांटिटी जब पाथ पे डिपेंड करेगी तो पाथ फंक्शन कहलाएगी। यही प्रूफ करना था ना कि वर्क जो है वो पाथ फंक्शन है। इसी तरह से सिंपल सी बात है, आप हीट ट्रांसफर के लिए भी लिख सकते हैं हीट ट्रांसफर के लिए भी लिख सकते हैं। तो यहां भी मैं 3 प्रोसेस लेकर के दिखा सकता हूं आपको। मान लो कि ये एक प्रोसेस है ए, ये हो जाएगा आपका दिस इज ए, ओके, और दूसरा प्रोसेस हो जाएगा आपका बी, दिस इज बी, और एक और हो जाएगा तीसरा, दैट इज सी। ठीक है, अरे ठीक है कि नहीं है? अभी भी इनिशियल पॉइंट कितना है तीनों में? इनिशियल पॉइंट 1 है और फाइनल पॉइंट 2 है, लेकिन यहां पर इनका एरिया तो अलग अलग आएगा ना। पीवी डायग्राम से एरिया मिलता है और टीएस डायग्राम से, टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी डायग्राम से हमको हीट मिलती है। तो जब ये एरिया अलग अलग आएगा, ए का एरिया अलग, बी का अलग, सी का अलग, तो हीट ट्रांसफर भी अलग अलग आएगी, वही लिखा हुआ है। सिमिलरली कंसीडर प्रोसेस 1 to 2 which can follow the path A B C as shown in the figure because heat is represented by the area under the curve on TS diagram। अरे सब कुछ वही रहेगा, जहां पर पीवी डायग्राम था, पीएस प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, यहां पर आ जाएगा आपका टीएस डायग्राम। therefore heat will be different for each process because areas are different for different path, therefore heat transfer is a path function। अरे यस और नो? इसको भी आप अगर लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख सकते हो, ये भी क्या होगा? एरिया के बराबर होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने प्रूफ कर लिया कि हीट एंड वर्क बोथ आर पाथ फंक्शन। अलग अलग पाथ के लिए अलग अलग हीट, अलग अलग वर्क, पाथ पर कोई चीज डिपेंड करेगी तो पाथ ही फंक्शन कहलाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आज के टॉपिक हमने कंप्लीट कर ली। आई होप कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। और इसके बाद हम लोग बात करेंगे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इन नेक्स्ट लेक्चर। तो ध्यान देना, थर्मोडायनामिक्स के 3 या 4 लेक्चर मेरे आने वाले हैं। और स्टार्टिंग के जो 2 लेक्चर्स हैं, आज का लेक्चर, लेक्चर नंबर 1, एंड नेक्स्ट लेक्चर इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, लेक्चर नंबर 2। तो ये आरजीपीवी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद जो 2 और लेक्चर आएंगे, उसमें एक में मैं कुछ फॉर्मूले समझाऊंगा और उन फॉर्मूले पर न्यूमेरिकल सॉल्व करवाऊंगा। तो न्यूमेरिकल भी क्या रहेंगे? इंपॉर्टेंट। तो बेसिकली यहां पर मेरे 3 लेक्चर, 4 में से 3 लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ज्यादातर क्वेश्चंस तो आपको यहीं से मिल जाएंगे, लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 से। लेकिन जिन स्टूडेंट्स को लगता है कि हमको न्यूमेरिकल भी सॉल्व करने हैं, तो न्यूमेरिकल भी मैं कराऊंगा आप लोगों को। ठीक है, कंटेंट अगर आपको अच्छा लगता है तो आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपने दोस्तों को, अपने क्लासमेट्स को, अपने बैचमेट्स को बता सकते हैं। पीडीएफ नोट्स कहां से मिलेंगे? गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। और टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप, आप इनको ज्वाइन कर सकते हो। तीनों के लिंक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम और एप्लीकेशन, तीनों के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक आप लोग पढ़ते रहें। कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू, विश यू वेरी ऑल द बेस्ट।